राकेश जी, प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंस है कटरा की, जहाँ तक रिलीजियस पिलग्रिम्स की हम बात करें। और अभी तक जैसे 90 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं उन्होंने दर्शन किए हैं। और ऐसे में आपने अभी चंद दिन पहले गुहार लगाई है, पहले तो बोर्ड के साथ और फिर सरकार के सामने, कि कोशिश ये की जाए कि वहाँ पे जो श्रद्धालु आता है उसको फैसिलिटीज़ मिलें, बेहतर फैसिलिटीज़ मिलें, तभी जाके मुनासिब होगा कि जो लोग यात्रा के लिए आते हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ सके। तो क्या इश्यूज़ हैं वो जानना चाहता हूँ। 10 से 15% लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें इस जगह पे जाना है और ज़रूरी जाना है। बाकी 80% ऐसी जनता है, अगर आप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप उन्हें एक एडवोकेट एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, तो वो जो है वो यात्रा आपकी कम होने लगेगी या उस तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जिस तेज़ी से बढ़नी चाहिए। चार धाम सारी दुनिया जानती थी, मगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं उनको अपग्रेड नहीं किया गया। फिल्में बनना शुरू हो गई, बनारस के ठग और ये वो। और आज पोजीशन ये है कि अगर हम बच्चों को पूछें कि चार धाम हैं कौन कौन से, तो 90% बच्चे बता भी नहीं पाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है कटरा की, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्रधान हैं आप। आपके अपने जो इश्यूज़ हैं, जो वहाँ के होटल इंडस्ट्री के इश्यूज़ हैं, क्या इश्यूज़ हैं और क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है? एक्सपेंशन जो है वो हर चीज़ में रिक्वायर्ड रहती है। जैसे आपने खुद अभी कहा कि यात्रा का नंबर बढ़ा और आने वाले समय में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यात्रा और बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप लोगों का टाइमली एक्सपेक्शन हो, जैसे जो मेरी मालूमात है उसमें मुझे ये पता चला कि पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है कटरा टाउन को लेकर। तो ऐसे में आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ होना चाहिए वहाँ पे? हर एक आदमी 5 स्टार होटल अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई शेड में लेटा है, कोई आदमी सराय में है, कोई कहीं है, बिजली बंद हो जाए तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और अभी मैंने देखा रिसेंटली कुछ एक बिजली का थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, तो उसके ऊपर सरकार को गौर करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि नहीं तो उसका इन चीज़ों का नेगेटिव असर होता है। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फ़हीम। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की बात करें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए है। और वर्ष 2012 में ये यात्रा जो है वो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा हुई थी। लेकिन इस बार की खुशखबरी ये है कि 2022 में भी लगभग 3-4 दिन पहले के जो आंकड़े थे उसमें यात्रा जो है वो लगभग 90 लाख यात्री जो है वो दर्शन कर चुके हैं। तो इतना बड़ा नंबर देखने के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि दुनिया भर से श्रद्धालु जो है वो रुख करते हैं कटरा का। और ऐसे में सरकार की प्रायोरिटी रहती है कि जो भी दर्शन के लिए आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाएं और बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जा सकें। और इसमें ख़ासकर बोर्ड द्वारा जो है वो काफ़ी कदम उठाए गए हैं। जैसे हमने देखा कि पिछले चंद सालों में गंडोला भी आया है, ईवी व्हीकल्स हैं, RIFD का इंट्रोडक्शन है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा, राकेश वज़ीर। वज़ीर साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। राकेश जी, प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंस है कटरा की, जहाँ तक रिलीजियस पिलग्रिम्स की हम बात करें। और अभी तक जैसे 90 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं उन्होंने दर्शन किए हैं। और ऐसे में आपने अभी चंद दिन पहले गुहार लगाई है, पहले तो बोर्ड के साथ और फिर सरकार के सामने, कि कोशिश ये की जाए कि वहाँ पे जो श्रद्धालु आता है उसको फैसिलिटीज़ मिलें, बेहतर फैसिलिटीज़ मिलें, तभी जाके मुनासिब होगा कि जो लोग यात्रा के लिए आते हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ सके। तो क्या इश्यूज़ हैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले तो आज के डिस्कशन का शुक्रिया, और मैं आपको बताऊं कि हमारी सोच ये है कि जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में मुकाबला है, जैसे बाकी चीज़ों में मुकाबला है, ऐसे ही पिलग्रिम डेस्टिनेशन जो हैं 10 से 15% लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें इस जगह पे जाना है और ज़रूरी जाना है।
बाकी 80% ऐसी जनता है, अगर आप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप उन्हें एक एडवोकेट एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, तो वो जो है वो यात्रा आपकी कम होने लगेगी या उस तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जिस तेज़ी से बढ़नी चाहिए। और मैं आपको बात बताऊं कि हमारे हिंदुओं में एक कहावत थी कि जो आदमी 4 धाम नहीं जाता उसकी जीवन ही सफल नहीं होता। और 4 धाम सारी दुनिया जानती थी, मगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं उनको अपग्रेड नहीं किया गया। फिल्में बनना शुरू हो गई, बनारस के ठग और ये वो। और आज पोजीशन ये है कि अगर हम बच्चों को पूछें कि 4 धाम हैं कौन कौन से, तो 90% बच्चे बता भी नहीं पाएंगे। और उसी के मुकाबले में लेसर नाउन डेस्टिनेशंस जिनकी तादाद यात्रियों की बहुत कम है, 5 लाख 6 लाख थी, और उसमें वैष्णो देवी जी, तिरुपति जी, श्री अमरनाथ जी, शिरडी साईं बाबा जी, शनि शिंगणापुर जी, ये ऐसे स्पॉट थे यहाँ पे यात्राएं बहुत कम थी, मगर फैसिलिटीज़ और बाकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी होने के साथ इनकी यात्राएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इसीलिए इनकी रेगुलर अपग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम बार बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन, श्राइन बोर्ड, हालांकि दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, मगर फिर भी कुछ एक चीज़ें जो हैं और अपग्रेडेड हों, उसके लिए हमने इनसे बार बार मिलते रहते हैं। तो मैं उसी सिलसिले में बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो हमारी बगाहे बगाहे मीटिंग्स होती रहती हैं अलग-अलग अथॉरिटीज़ से। तो पिछले दिनों हम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब से भी इस सिलसिले में मिले, और हमारी एक सीरीज़ ऑफ जो हैं उनको सजेशंस थे। वो अच्छा काम कर रहे हैं, मगर हर एक चीज़ अच्छाई में भी और अच्छाई की जो है वो गुंजाइश रहती है। तो जो हमारा पहले नंबर, तो हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो RFID था, जिसके ऊपर हालांकि पिछली बार हमारे ऊपर एक स्टैम्पेड हुआ, और जिस वजह से श्राइन बोर्ड अथॉरिटीज़ भी डरे हुए थे, और उन्होंने एक सिलसिला उन्होंने स्टार्ट किया, और अच्छा सिलसिला है कि RFID कार्ड हर एक को दो, जिससे उसकी ट्रैकिंग आदमी की हो सके कि वो आदमी कहाँ पहुँचा है, ताकि कहीं स्टैम्पेड या ऐसी चीज़ ना हो। मगर चीज़ों को अच्छे तरीके से अगर मैनेज किया जाए तो अच्छी चीज़ होगी, और अच्छी चीज़ को भी अगर बुरे तरीके से मैनेज करेंगे तो वो बुरा हो जाएगा। तो इनके लिए भी टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी, मगर हमने पहले इन्हें सजेशन दिया कि हमारी ऑनलाइन यात्रा होती थी, तो ऑनलाइन यात्रा में आदमी घर ही करता था, यात्रा से लेके आता था और फिर जाता था। अब पिछले 4-5 महीनों से ऑनलाइन यात्रा बंद थी, वो जो स्लिप्स निकलती हैं, तो हमने इन्हें कहा कि उसे शुरू करो, और जो ऑनलाइन निकालता है अगर उसे भी RFID कार्ड लेने के लिए उतनी ही लंबी लाइन में लेना पड़े। पहले क्या था कि ऑनलाइन लेके भी आपको उतनी ही लंबी लाइन में खड़े होना है, जो 4-4, 5-5 घंटे की भी रही, तो वो मुश्किल था। तो हमने एक सजेशन दिया, तो उन्होंने उसे माना, और उन्होंने बालगंगा में अभी 2 दिन पहले एक काउंटर खोल दिया, जिसमें आप ऑनलाइन यात्रा लाएँ, यात्रा स्लिप लाएँ, उधर दिखाएँ, और उधर आपका RFID कार्ड मिल जाएगा। मगर हमारा फिर द्वारा उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा था, जिसमें वो फ़ोटो खींचते हर एक आदमी का। तो हमने एक तो इन्हें सजेशन दिया कि भाई लोगों को काम करने दो, आज हर एक आदमी टेक्नोलॉजी को जानने वाला है जी। तो सबसे पहले नंबर तो ये है कि वो घर में ही फ़ोटो खींच के आए, और इधर आके सिर्फ वो जो बार कोड है वो दिखाए, खटाक करके आपका उसमें पूरा डाटा आ जाए, निकले, और आपको RFID कार्ड मिले और आगे जाए। दूसरे नंबर 80% वो जनता है जो फिर भी आपकी सीधे जाके यात्रा स्लिप लेती है, तो उनके लिए उनकी लाइनें लग रही थी। तो देखो, आज अगर आप फॉरेन में भी जाएं या इधर भी जाएं, आप बैंकों में ही जाएं, एक बड़ा आसान तरीका होता है कि अगर देखा कि 20 आदमी की लाइन है, तो आप खुद ही एक सेल्फ वो उधर वेटिंग होता है, आप खटक करके एक को टोकन ले लेते हैं, तो आपका नंबर आ जाता है जी। समझ लें आपका नंबर, आप गए और उधर आपने देखा कि लाइन बहुत लंबी भी है, तो आपने उधर टोकन ले लिया, और आपका नंबर है 10,000, अभी चल रहा है 3,000, तो आप लाइन में क्यों खड़े रहेंगे? आपको वो टोकन मिल जाए, आप होटल में चले जाएं, आपको एक्सपेक्टेड टाइम का पता होगा, तब आप जाएं अपने के उसके लेके और यात्रा से लेने। अगर 4-4 घंटे अगर किसी को खड़ा रहना पड़ेगा, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। वही हमने उन्हें बताया जी। और सीईओ साहब ने इस बात को माना भी, और मुझे लगता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। दूसरे नंबर, सीरीज़ आप हमारी थी, देखें आज की डेट में हमारी 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, तो हम समझते हैं कि यात्रीज़ में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं,
जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो बाकी और दो बीमारियों से मुतला हैं, तो उनको कुछ एक कोटा रहना चाहिए। तो वो हमारी एक डिमांड थी। हमारी डिमांड थी कि पूरा ट्रैक जो है, वो क्लीनिंग ऑफ ट्रैक जो है, वो हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। उसके साथ हमारी डिमांड थी कि साहब जितना हमारा हेल्थ है, क्योंकि चढ़ाई है, आज लोग चढ़ाई जो है 4 छत अगर चढ़ने होते हैं तो हमने देखते हैं लिफ्टें लगी होती हैं, तो लोगों को आदत नहीं रहती जी। तो हमने उन्हें कहा कि साहब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को टॉप प्रायोरिटी दें, क्योंकि हमारे यहाँ आदकुआरी से लेकर सांझी छत का जो स्पॉट है उसमें बहुत हार्ट अटैक्स होते हैं। तो हमने कहा कि उसे देखा जाए। उसी के साथ हमने कहा कि जनाब आप जो जितना भी है, हमारा शिवखोड़ी है, ये एक केस स्टडी हो सकती है कि जिसमें शिवखोड़ी की यात्रा पिछले 10 साल में 1 लाख से बढ़ के 20 लाख गई। आपकी वैष्णो देवी की यात्रा 1986 में 6 लाख 4 लाख या 5 लाख थी और उससे 1 करोड़ 4 लाख गई 2012 में। ये बात अलग है कि उसके बाद फिर बैकवर्ड ट्रेंड आया और 9 साल यात्रा जो है या तो नीचे आई और या फिर 80 लाख की फिगर पर खड़ी हो गई, जो बहुत एक अलार्मिंग पोजीशन थी। मगर इस बार वो यात्रा अभी तक 92 चली गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये 95 क्रॉस कर जाएगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये यात्रा कंटिन्यूटी में बढ़नी चाहिए। इसी तरीके से हमने उन्हें कहा कि साहब हमारे यहाँ की यात्रा बढ़ी, 2 फिल्में आई थी, चलो बुलावा आया है, मैं माता ने बुलाया है और तूने मुझे बुलाया शेरावाली, उससे यात्रा की कहीं से कहीं बढ़ी। आप स्विट्ज़रलैंड में जाएं, आप कश्मीर में जाएं, आप बाहर की कंट्रीज़ में जाएं, तो वो पैकेज देते हैं। अगर आप शूटिंग करते हैं तो जनाब आपको होटल्स में ये है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी है कि पैकेज देना तो बड़ी दूर की बात है, हमारे यहाँ फीसिस हैं जो देनी पड़ती हैं और परमिशन ही नहीं मिलती। तो हमने कहा कि जो तो 2 लीन महीने हैं, जनवरी और फरवरी, उसमें आप इसे फिल्म शूटिंग की इजाज़त दें। उसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको फ्री में पब्लिसिटी मिलेगी। बिल्कुल। अभी मुझे याद है मैंने ही उस पूरे यूनिट को लाया था, आरजू की शूटिंग हुई, माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार, उससे पहले नो वन किल सिल जैसिका और दुनिया भर की। तो हमने कहा कि साहब उसकी इजाज़त दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और ज़्यादा लोग आए। तो इस तरीके से कंक्रीट बहुत से जो स्टेप्स थे, तो वो हमने उनसे कहा है और हर एक चीज़ को उन्होंने गंभीरता से सुना है। और देखो इसके अलावा भी हमारा एक और उनसे जो कहने का था, और उस चीज़ को हमने पहले भी बोर्ड मेंबर से भी कहा और उसमें बहुत सी चीज़ें हमने हुई भी हैं, और हमारा ये कहना है और हम इसके बारे में बिल्कुल वाजिया हैं। और वाजिया ये है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो बेसिक मैंडेट है वो होना चाहिए यात्रीज़ की फैसिलिटीज़। और उसके बाद समझ लें आपके पास आया 200 करोड़ और आपके पास एक्स्ट्रा है, सरप्लस है 50 करोड़, फिर आप जहाँ मर्जी लगाएं, यूनिवर्सिटी में भी लग सकता है, बाकी चीज़ों में भी लग सकता है, मगर एट द कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ यात्रीज। ये नहीं होना चाहिए कि यार उधर पैसा नहीं है। तो हमने इस मुद्दे को रखा, बड़े ज़ोर तरीके से रखा, और अभी हमें इस चीज़ की खुशी है कि अभी जो पिछले 2-3 सालों में, मतलब ख़ास करके जब से ये सीईओ साहब आए हैं, तो हमारे 150 से 200 करोड़ रुपए की स्कीमें जो हैं वो वैष्णो देवी पर स्टार्ट हुई हैं। ऊपर हमारे एक दुर्गा भवन टूटा था, वो उसका काम फिर दोबारा स्टार्ट हो गया है। वो स्काईवे पाथवे बन रहा है जिसमें अब आने का रास्ता ज़्यादा अलग होगा, जाने का ज़्यादा होगा, वो जो है उसका काम ज़ोरों पे है। अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैक जो है वो काम ज़ोरों पे चल रहा है। जो नहीं आपकी जितनी लाइंस हैं, जो बिजली की लाइनें हैं, वो सारी अंडरग्राउंड हो रही हैं, खूबसूरत बनेगा। इसी तरीके से अच्छे अच्छे लोगों को ला रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स आ रहा है, डोमिनोज आ रहा है, बीकानेर वाला आया है। तो मतलब जो बड़ी चेन्स हैं उनको ला रहे हैं, जिसमें हमारा ये कहना था कि साहब अगर 100 दुकान है, 100 में से 90 दुकान जनरल चलनी चाहिए, मगर 10 ऐसी भी होनी चाहिए जो अच्छे लोगों को भी कैटर कर सकें। कोई आदमी अगर मैकडॉनल्ड्स खाना चाहता है, ब्रांड मैटर करता है, ब्रांड, तो हम उन्हें क्यों कहेंगे नहीं जनाब आपको उसी में खाना है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ एक अरसे में वो भी आए हैं। तो इस तरीके से एक रेगुलर अपग्रेडेशन हो रही है, मगर जिस जगह स्टैग्नेशन होगी, जिस जगह यात्री को इनकन्वीनियंस होगी, यहाँ प्रॉब्लम होगी, यहाँ 4 घंटे से रुकना पड़ेगा, वहाँ आपकी यात्रा डाउन होनी ही होनी है। मैं तो खुद अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछले दिनों एक धार्मिक स्थल पर गया और मैं और मेरे साथ जो लोग थे, अब हमने वो देखी लाइन और हम खड़े हो गए। दर्शन लगने में हमें 4 घंटे लगे।
और हमने उधर ही, हम उस जगह को बहुत मानते हैं, मगर हमने उधर ही कहा कि जनाब आप अगली बार आएंगे और लाइन होगी तो बाहर से दर्शन करके चले जाएंगे। क्योंकि यार एक बड़ी छोटी सी बात है कि जब हम उधर गए, जब उधर 4 घंटे की वेटिंग थी और उधर 2000 आदमी खड़ा था, तो यार हमें सिंपल कोई वेट लिस्ट दे देता, हम वो वेट लिस्ट लेके चाहे उनके लंगर में चले जाते, कहीं चले जाते, और जब के नंबर आने वाला होता उसका दर्शन कर लेते, तो यार इनकन्वीनियंस नहीं होती। अब 4 घंटे हमें आपने लाइन में खड़ा किया, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमने कहा कि ये जो वेटिंग का सिलसिला है ये नीचे, और वैष्णो देवी में भी, वैष्णो देवी में भी अगर आपको लगता है कि लाइन आपकी लंबी है तो उसे जाते ही वेट लिस्ट दे दो, ताकि आदमी इतनी देर में नहाएगा, धोएगा, ये करेगा, खाना खाएगा, ये जब उसे देखा उसका नंबर आया तब लाइन में लगे ना। हम कहते हैं कि जनाब 3 किलोमीटर आप लाइन में लगे रहो, ये आज के युग में ये अच्छी चीज़ नहीं है, और इसी के लिए हमने आग्रह किया है। मगर ये एक अच्छी बात है कि जो हम समझते हैं कि श्राइन बोर्ड अच्छा काम कर रहा है, और जो बात हम बताते हैं, देखो हमने उन्हें पिछली बार कहा कि जनाब ऑनलाइन यात्रा के लिए आप उधर बाणगंगा में और ताराकोट मार्ग में ऑनलाइन काउंटर्स के लिए वो बनाएं। तो जब हम अगली बार गए तो उन्होंने बताया कि साहब अब हो गया है। हमने पिछले सीओ साहब को कहा कि साहब एक लंगर होना चाहिए ताकि जो लोग आएँ उन्हें फ्री वालों को भी कुछ मिले। तो मुझे मैसेज आया, अभी भी सिमरनदीप जी यहाँ पे भी होंगे, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने कहा वज़ीर जी वो खुल गया है। तो मतलब चीज़ों को वो सुनते हैं, रियलाइज़ करके जो प्रैक्टिकल होते हैं उसे करते हैं, तो ये अच्छी बात है, और इसी से मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और यही एक अच्छी चीज़ है। राकेश जी, आप होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है कटरा की, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्रधान हैं आप। आपके अपने जो इश्यूज़ हैं, जो वहाँ के होटल इंडस्ट्री के इश्यूज़ हैं, क्या इश्यूज़ हैं, और क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है? एक्सपेंशन जो है वो हर चीज़ में रिक्वायर्ड रहती है, जैसे आपने खुद अभी कहा कि यात्रा का नंबर बढ़ा, और आने वाले समय में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यात्रा और बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप लोगों का टाइमली एक्सपेक्शन हो, जैसे जो मेरी मालूमात है उसमें मुझे ये पता चला कि पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है कटरा टाउन को लेकर, तो ऐसे में आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ होना चाहिए वहाँ पे? देखो, मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा कहा, और उस सिलसिले में पहलकदमी हो भी रही है। अब 2-4 प्रोजेक्ट अच्छे आ रहे हैं। एक तो हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, अगर वो बन गया तो उससे डिस्टेंस कम होगा। कटरा में आपने बहुत अच्छा कहा कि पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम थी, तो उधर अभी एक वो आ रहा है मल्टी बस स्टैंड आ रहा है, जिसमें बस स्टैंड में भी बीच में ही होगा, हेलीपैड भी बीच में ही होगा, और रेलवे स्टेशन और वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो कोई आदमी उधर जाना चाहे वो बन रहा है, वो अच्छा है। उसके साथ आपने होटल इंडस्ट्री की बात की, तो मैं ये भी सरकार से कहना चाहूँगा, चूँकि होटल इंडस्ट्री से मुतल्लिक हमारे पूरे JNK में होटल इंडस्ट्री पे कोई टैक्स नहीं था जी। और प्रो GST रजीम में होटल इंडस्ट्री ऐसे थी जिसमें GST हमारे वैट ज़ीरो था, और कोई भी आदमी आता था, क्योंकि हमारी क्रॉलिंग इंडस्ट्री है पूरे स्टेट की। अगर आप देखेंगे कि दिल्ली में होटल्स की ऑक्यूपेंसी 95% है जी। और हमारे यहाँ आज एक बम फटता है तो फिर कि वो मामला सारा ज़ीरो हो जाता है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से ये भी कहूँगा कि ये जो हमारा टैक्स था, और उस वक्त हमें ये कहा था कि इंडस्ट्री के पैटर्न पे हमें भी कुछ एक जो मैन्युफैक्चरिंग आपको GST की रिइंबर्समेंट हो जाएगी। तो एक तो हम चाहेंगे कि वो GST की रिइंबर्समेंट जो है हो जाए। दूसरे नंबर कटरा की अगर जब आपने बात की, तो कटरा एक अलग ही टाउन है, और देखें उधर 50,000 यात्री जो है वो डेली आता है, और देश के अलग हिस्सों से आता है। उधर भी हम उसी तरीके की कर्टेलमेंट करना शुरू कर दें, सारे अंधेरा पड़ा हो, हर एक आदमी 5 स्टार होटल अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई शेड में लेटा है, कोई आदमी सराय में है, कोई कहीं है, बिजली बंद हो जाए, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और अभी मैंने देखा रिसेंटली कुछ एक बिजली का थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, तो उसके ऊपर सरकार को गौर करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि नहीं तो उसका इन चीज़ों का नेगेटिव असर होता है। तीसरे नंबर मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि कटरा को अगर आप सेंटर पॉइंट बना के अगर रेडियस निकालें तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो 1 किलोमीटर की प्लानिंग जो है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप
चंडीगढ़ चले जाते हैं, आप पूरे चंडीगढ़ में एक वायर अगर दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। पूरे चंडीगढ़ में अगर आप एक नाली दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। पूरे चंडीगढ़ में रोड में कहीं गंदगी कोई दिखा दे मैं मान जाऊंगा। और चंडीगढ़ तो लगभग मुझे लगता है 15-20 किलोमीटर के रेडियस में फैला, कटरा तो 1 किलोमीटर के रेडियस में है, और पूरे JNK की इकॉनमी कटरा पे टिकी हुई है। आज की डेट एक आदमी लखनपुर क्रॉस करता है और फिर कश्मीर तक जाता है। तो हमारा कहना ये है कि कटरा को वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। कोई वायर ऊपर नहीं दिखनी चाहिए, कोई नाला ऊपर नहीं दिखना चाहिए, सफाई के मामले में कि वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, ताकि कोई आदमी इधर आए। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं, देखें जैसे यात्रा 1986 से 2012 तक 6 लाख से बढ़ के ये 1 करोड़ 4 लाख गई, और उसी एवरेज से अगर बढ़ती रहती तो इस वक्त यात्रा आपकी लगभग 2 करोड़ क्रॉस की होनी थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सर, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि मैं ITDC का एडवाइज़र भी रहा हूं। ये जितने अशोका होटल हैं आज भी, मैं और दीवान साहब एक बार जॉर्जिया चले गए और वहाँ की सरकार ने बुलाया था, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि ही इज़ मिस्टर राकेश वज़ीर एंड ही हैज़ कम फ्रॉम प्लेस विच कैटर्स 10 मिलियन पिलग्रिम्स इन ए ईयर। कि ये जिस जगह से आए हैं वहाँ 1 करोड़ लोगों को आते हैं वहाँ। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो कहने लगे कि हमारे यहाँ अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं 1 करोड़ लोग आते हों तो मुल्क की मिनिस्ट्री, कंट्री की, स्टेट की बात नहीं कर रहे, कहते हमारे कंट्री की मिनिस्ट्री जो है वो अलहदा बन जाए। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताता हूँ, कश्मीर जब पीक पे था तो उधर कभी 12.5 लाख 13 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट नहीं गया जी। यही हाल आपका केरला का है, यही हाल आपका हिमाचल प्रदेश का है, यही हाल, ऐसे ही हाल आपके स्विट्ज़रलैंड और बाकी जगहों के हैं। 30 लाख 35 लाख 40 लाख। सर, आपके पास 1 करोड़ लोग आ रहे हैं और हम उन्हें चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देखो आपके पास कितनी जगह हैं, बिल्कुल आपने थोड़ा सा चैनलाइज किया। देखो मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। यही दीवान साहब थे कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज़्म, और कहने लगे कि वज़ीर शिवखोड़ी के लिए क्या, उन दिनों यात्रा जाती थी 1 लाख, कहते क्या होना चाहिए, और पोजीशन क्या थी, 1-2 नाले थे, पानी आता था वो रुक जाता था। हमने उन्हें कहा कि सर इधर छोटे छोटे ब्रिज बना दें। उन्होंने टूरिज़्म से, ये PWD का काम है, उन्होंने टूरिज़्म से 1 नाले का ब्रिज बनाया, फिर दूसरे का बनाया, और पब्लिसिटी की थोड़ी सी। आप इमेजिन नहीं करेंगे सर, 7 साल में 1 लाख से यात्रा बढ़ के 20 लाख हो गई थी। 20 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 20 लाख लोगों को लाने के लिए सरकारों के पसीने छूट जाते हैं। हमारे पास शिवखोड़ी है, हमारे पास बावे वाला मंदिर है, हमारे पास आगे पीछे आप जगह देखेंगे, पत्नी टाप है, भद्रवाह है, आप इस तरीके के, अगर आप पिलग्रिमेज प्लेसेस पे ही जाएंगे तो दुनिया भर की हैं। बिल्कुल आपके सर करने को, इस वक्त आपको मालूम है हमारे कटरा में 1 लाख से ज़्यादा आदमी को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिली है। 1 लाख से ज़्यादा मतलब 1 लाख से ज़्यादा आदमी वहाँ पर डायरेक्ट काम करता है। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करेंगे तो वो लगभग 4 से 5 लाख है। मतलब इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि मेरा शाल यहाँ बिक रहा है, और अगर जो आदमी फैक्ट्री कहीं पे भी बना रहा है तो उसको भी तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। आप सोचो सर, 1 लाख एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सरकार को क्या क्या करना पड़ता है। और फिर टूरिज्म एक अलग सेक्टर है, मैं तो कटरा के एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। सर, जो आदमी अगर रास्ते में आ रहा है और एक आदमी सिर्फ चाय बना रहा है और शाम तक वो 100 कप चाय का बेचता है और मैगी बेचता है, उसको भी उसका फ़ायदा है। कोई आदमी आ रहा है वो टायर का पंक्चर लगा रहा है, उसको भी उसका फ़ायदा है। कोई होटल, गेस्ट हाउस, घोड़े वाला, पालकी वाला, मतलब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। टूरिज़्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है। तो आपके माध्यम से मेरी सरकार को सिर्फ एक ही गुजारिश रहेगी कि इसको एज ए होल, देखो मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल्स देता हूँ, करना भी कुछ नहीं है। हमने इन्हें एक प्रपोजल दिया था कि अब रनसू जो नीचे बेस कैंप है और वहाँ से शिवखोड़ी एक रोप वे लगना चाहिए। अब तो मुझे लगता है वो अप्रूवल में आ गया है, मगर हम तो उन लोगों में हैं कि हम कहते हैं यार आप लगाओ भी कुछ मत, सिर्फ आप एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उसका
फाइनल करके उसका टेंडर में डाल दो, लोग बैठे हुए हैं, पैसा वो लगाएंगे, आपको रोपवे मिल जाएगा, 15 साल के बाद वो रोपवे भी आपका हो जाएगा, वो भी पैसे कमा लेगा, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। देखो आज वो दौर नहीं रहा। आप जम्मू से उधमपुर जाते हैं, हाईवे बना, सरकार का एक पैसा नहीं लगा, सारी आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पैसा आया जी। कितने हाईवे बन रहे हैं, कौन सा सरकार को अगर इतने हाईवे बनाने अपनी जेब से हों तो सर के तब तो एक भी नहीं बन सकेगा। हमारे यहाँ मालूम है पहले एक ब्रिज बनाना होता था, कहते थे बजट में एलोकेशन नहीं है, पैसे नहीं। आज के दौर में इंडिया जो है वो इतनी बड़ी इकॉनमी है। देखो अगर आप फॉरेन में चले जाएं, आपको 2%, 2.5% पे आपको लोन मिल जाता है, और आपने पैसे रखवाने हैं तो ज़्यादा केसेस में तो वो कहते हैं सर कि आप बताओ हमें आपने क्या देना है। अब हमारे यहाँ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है 8%, 9% जो बैंक लेता है जी। जब उनको कोई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में जब मेट्रो स्टार्ट हुई, और किसी भी कंट्री में मेट्रो जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जी कमाई नहीं करती। वहाँ मेट्रो एक जैसे स्टेडियम है, जैसे रोड है, ऐसे एक की उनकी एक सर्विस है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ दिल्ली में जब पहले 5 किलोमीटर में स्टार्ट हुई ना, वो स्टार्ट होने के पहले ही 6 महीनों में वो प्रॉफिट में थी। वर्ल्ड बैंक, दुनिया भर की एजेंसीज, उन्होंने कहा यार इससे अच्छा कि रीपेमेंट का कहाँ है, उन्होंने कहा बनाओ जितनी बन सकती है। अरे धड़ 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 धड़। आज हमारे यहाँ भी ज़रूरत इस चीज़ की है, चाहे रोपवेज हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप पत्नीटॉप में आपका रोपवे लगा है तो सरकार का क्या लगा, भाई कोई प्राइवेट प्लेयर आया, आपने तो सिर्फ एलोकेट किया। तो यहाँ पे इस वक्त प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जितने प्रोजेक्ट आए, और आपके माध्यम से फिर दुआ मैं एग्री करना चाहता हूँ, और मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ कि देखो सरकार को, और जब ये आपके डिविजनल कमिश्नर साहब थे उधर सीओ श्राइन बोर्ड, मैं उनसे भी ये बात कहता था, मैंने गवर्नर साहब से भी कही, और आज भी मैं इस चीज़ का बिल्कुल हामी हूँ। मैं इसमें कोई मेरी दो राय नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। मैं तो कहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जो है, जब इनके ऑफिसर सुबह जागते हैं, जब रात को सोते हैं, तो इनके जहन में एक होता है कि यात्रा कैसे उसको बढ़ाना, कैसे क्या करना। शिव खोड़ी, बाकी जगहों का मैनेजमेंट, चाहे आपका सुकराला है, बाकी जगह, ये भी आपको श्राइन बोर्ड को दे देना चाहिए। देखो सारे अच्छे आदमी हैं। अब रमेश जी यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर आए हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, मगर यार उनको 15 काम और हैं। उनको म्यूटेशंस भी देखनी है, केस भी देखने हैं, प्रोटोकॉल भी देखना है, वीआईपी भी देखना है, उन्हें प्रेसिडेंट्स विजिट भी देखने हैं, सब कुछ देखना है। तो वो कितना टाइम दे पाएंगे उधर शिव खोड़ी को। मगर एक आदमी जो इधर बैठा हुआ है, जो पूरा दिन जिसका काम ही मैनेजमेंट देखना है, अगर आप उसको दे दोगे कि जनाब शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड देखेगा, तो होगा क्या, वो उसका जो है ना, उसकी पूरा फोकस पूरे दिन का वो उस पर होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार को जितने कर सकती हैं वो सारे मैनेजमेंट श्राइन बोर्ड को देने चाहिए। और आप देखेंगे 1 या 2 या 3 साल के अंदर उनकी अगर यात्राएं अगर 20-20 लाख से बढ़ के 50-50 लाख ना हो जाएं। और एक अभी मैं कल सुबह देख रहा था कि वो कि उसके लिए कह रहे थे सुखराला माता के लिए कि जनाब टेक ओवर तो कर लिया, मगर अब उसके ऊपर किया ही कुछ नहीं। अरे यार टेक ओवर का मतलब ये नहीं है कि टेक ओवर कर लिया और कहानी ख़त्म हो गई। टेक ओवर का मतलब ये है, जब हमारे यहाँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में टेक ओवर हुआ था, आप इमेजिन नहीं करेंगे, गवर्नर जगमोहन साहब ने 14 किलोमीटर का ट्रैक था, 2 महीने के अंदर पूरा उन्होंने रेडी किया था। उन्होंने 14 किलोमीटर, एक एक किलोमीटर एक एक इंजीनियर को दे दिया, और रोज़ वो फ़ोटो देखते थे। और एक जब आदमी 3 महीने के बाद आए थे ना, तो वो कहते थे कि ये वही वैष्णो देवी का ट्रैक है जो कोई और है। तो बेसिक ज़रूरत इस चीज़ की है, हमारे पास पिलग्रिमेज टूरिज़्म की यहाँ पे कोई इंतहा ही नहीं है। 1 करोड़ आदमी को आप थोड़ा सा चैनलाइज कर देंगे तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आज की डेट में मैं तो भाई स्ट्रेट हम एक्सेप्ट करने वाले आदमी हैं। आज हम लोगों का सारा अस्तित्व, मतलब मैं कटरा में इस वक्त 750 से ज़्यादा होटल हैं। नॉर्दर्न इंडिया में आफ्टर दिल्ली सबसे ज़्यादा होटल इंडस्ट्री कटरा में है। किस वजह से है? माँ वैष्णो देवी की वजह से। तो अगर यही शिव खोड़ी, यही सुकराला माता, यही बाकी जगहों में हम अगर कर देंगे तो हमें
हमारे पास एक इतना रिच सरमाया है। देखो ज़रूरत क्या, हर एक, अब गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उन्हें मालूम है कि उनका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ऑयल। बिल्कुल। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, उनको मालूम है कि हमारा पॉजिटिव पॉइंट क्या है। हर एक कंट्री को मालूम है और उसी के पर फोकस करते हैं। हमारी स्टेट को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इनका जो स्ट्रेंथ है वो पिलग्रिमेज टूरिज़्म है, और इस पर ये जितनी मेहनत करेंगे, करने की ज़रूरत ही कुछ नहीं रहेगी। आज की डेट में भी इनको जितना रेवेन्यू आ रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को 30% रेवेन्यू वैष्णो देवी की वजह से आ रहा होगा। तो अगर इसमें बढ़ेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी स्कोप है। राकेश जी, प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि आपकी जो सजेशंस होंगी, आपके जो उपाय होंगे वो सरकार तक पहुँचे, और हमने ये कोशिश की कि सरकार तक ये बातें पहुँचे, और जिन बातों का आपने जिक्र किया है सरकार उन पे गौर करे, और आने वाले समय में जो हम उम्मीद रखते हैं कि यात्रा का नंबर जो है वो और बढ़े। और उसके अलावा ये जो प्रोग्राम पूरे विश्व में देखा जाएगा, जो श्रद्धालु होंगे जो आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, कटरा आना चाहते हों, उनको भी एक मैसेज मिल सके कि यहाँ पे किस तरह से यात्रा के हमारे इंतज़ामात हैं। और उसके अलावा ये जो रिलीजियस टूरिज़्म होता है ये सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं होता है, बल्कि आपने ठीक कहा कि अगर उनको चैनलाइज़ किया जाए तो हम बाकी जो हमारे यहाँ एवेन्यूज़ हैं टूरिज़्म के हवाले से, वहाँ पे भी इकॉनमी को जो है वो बढ़ावा मिल सकता है। और जम्मू कश्मीर को जो है खूबसूरती के लिए जाना जाता ही है, और पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर जो है वो अपनी खूबसूरती का लोहा जो है वो बना चुका है। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे राकेश वज़ीर, जो कि प्रेसिडेंट है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन कटरा के। और चंद बातें जो प्रोग्राम में हुई उसका मकसद यही था कि इनकी बात जो है वो सरकार तक पहुँचे, और आने वाले समय में हम जो यात्री हैं जो पूरी दुनिया भर से आते हैं, जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, उनको बेहतर सुविधाएं जो है वो दे सकें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।